कभी सोचा है कि चाय पर लगे एक छोटे से टैक्स विवाद में इतनी ताकत हो सकती है कि वो दुनिया का नक्शा ही बदल दे? देखिए, अमेरिकी क्रांति सिर्फ एक देश की आज़ादी की लड़ाई नहीं थी। नहीं, ये तो एक ऐसी वैश्विक चिंगारी थी जिसने उस वक्त के बड़े बड़े साम्राज्य तक को हिलाकर रख दिया और सच पूछिए तो इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। तो सवाल यही उठता है कि आखिर टैक्स को लेकर हुआ एक मामूली सा विवाद कैसे एक ऐसी जबरदस्त क्रांति में बदल गया जिसने पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया। चलिए आज इसी कहानी की तह तक चलते हैं और पता लगाते हैं। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा, साल 1763 में। ये वो साल था, वो मोड़ जिसने ब्रिटेन और उसके अमेरिकी उपनिवेशों के बीच के रिश्ते को हमेशा के लिए बदल दिया। देखिए, 1763 से पहले तस्वीर बिल्कुल अलग थी। अमेरिकी उपनिवेश वो अपनी सुरक्षा के लिए पूरी तरह ब्रिटेन पर निर्भर थे। क्यों? क्योंकि उन्हें फ्रांसीसियों का डर था, तो ब्रिटिश साम्राज्य की छत्रछाया में वो सुरक्षित महसूस करते थे। लेकिन फिर हुआ सप्तवर्षीय युद्ध और उसके बाद यानी 1763 आते आते सब कुछ बदल गया। फ्रांसीसी खतरा तो जड़ से खत्म हो गया और अब ये उपनिवेश न सिर्फ पहले से ज्यादा अमीर और आत्मनिर्भर थे, बल्कि सबसे बड़ी बात, उन्हें लड़ाई का कीमती तजुर्बा भी मिल चुका था। और बस यही नया आत्मविश्वास था जो आगे चलकर क्रांति की नींव बना। और इस पूरे बदलाव के पीछे जो सबसे बड़ी वजह थी वो था यही सप्तवर्षीय युद्ध। हाँ, इस जंग ने उत्तरी अमेरिका से फ्रांस को तो बाहर कर दिया, जिससे उपनिवेश एकदम सुरक्षित हो गए। लेकिन इसी जंग ने ब्रिटेन को जबरदस्त कर्ज में डुबो दिया और बस यहीं से सारी मुसीबतों की जड़ शुरू होती है। अब अपना खाली खजाना भरने के लिए ब्रिटेन ने एक ऐसा रास्ता चुना जिसने विरोध की एक छोटी सी चिंगारी को भड़का दिया और फिर यही चिंगारी धीरे धीरे एक बड़े विद्रोह की आग में तब्दील हो गई। ब्रिटेन का तर्क देखिए बड़ा सीधा सा था। उनका कहना था कि भाई, जब ये जंग लड़ी ही उपनिवेशों की हिफाजत के लिए गई है तो उसका खर्चा भी तो उन्हीं को उठाना चाहिए। अब कागज पर तो ये बात शायद ठीक लगे, लेकिन जमीन पर लोगों के बीच इसकी प्रतिक्रिया बिल्कुल अलग हुई। और इसके बाद तो बस ब्रिटिश संसद से जैसे टैक्सों की बौछार ही हो गई। पहले आया शुगर एक्ट, फिर स्टैम्प एक्ट और जल्द ही कांच, कागज, यहाँ तक कि रोज पीने वाली चाय जैसी चीजों पर भी नए नए टैक्स लगा दिए गए। उपनिवेशों में लोगों को लगने लगा कि उन पर एक ऐसा आर्थिक बोझ डाला जा रहा है जो कभी खत्म ही नहीं होगा, और जाहिर है उनका गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। और इसी के जवाब में एक बहुत शक्तिशाली नारा गूंजा, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, मतलब नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। उपनिवेशों का तर्क एकदम साफ था, जिस ब्रिटिश संसद में हमारा कोई नुमाइंदा ही नहीं है, उसे हम पर टैक्स लगाने का कोई हक नहीं है। तो अब ये मामला सिर्फ पैसे का नहीं रहा था, ये उनके हक, उनके अधिकारों का सवाल बन गया था। और फिर तो हालात बहुत तेजी से बिगड़ने लगे। 1765 में स्टैम्प एक्ट के खिलाफ सड़कों पर दंगे और बहिष्कार शुरू हो गए। 5 साल बाद 1770 में बॉस्टन नरसंहार हुआ, गोलियां चलीं और इसने पूरे उपनिवेश को हिला कर रख दिया। फिर 1773 में हुई मशहूर बॉस्टन टी पार्टी, जब गुस्साए लोगों ने ब्रिटेन से आई चाय को समंदर में फेंक दिया। ब्रिटेन का जवाब बहुत सख्त, उन्होंने सजा के तौर पर बॉस्टन का बंदरगाह ही बंद कर दिया। अब तनाव उस मोड़ पर था जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। तो अब समझौते की सारी उम्मीदें, सारी गुंजाइश खत्म हो चुकी थी। अब ये लड़ाई ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर अपने हक के लिए नहीं थी, नहीं, ये लड़ाई थी पूरी तरह से आज़ादी के लिए। और फिर वो ऐतिहासिक दिन आया, 4 जुलाई 1776। फिलाडेल्फिया में कॉन्टिनेंटल कांग्रेस ने औपचारिक तौर पर आज़ादी का ऐलान कर दिया। ये एक नए राष्ट्र के जन्म की घोषणा थी और एक मुकम्मल जंग की शुरुआत भी। हाँ, आज़ादी की ये राह बहुत लंबी और मुश्किल थी। जॉर्ज वॉशिंगटन की सेना को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। लेकिन फिर 1777 में सैराटोगा की लड़ाई में एक जबरदस्त मोड़ आया। इस एक जीत ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि अमेरिकी वाकई में गंभीर थे, और इसी जीत ने ब्रिटेन के पुराने दुश्मन फ्रांस को भी यकीन दिला दिया कि उन्हें इस जंग में शामिल होना चाहिए। बस फ्रांसीसी नौसेना के आते ही पासा पलट गया और 1781 में यॉर्कटाउन में ब्रिटिश सेना के सरेंडर के साथ इस जंग का फैसला हो गया। लड़ाई खत्म हो चुकी थी। और आखिर में
साल 1783 में हुई वर्साई की संधि। इसी के साथ ब्रिटेन ने भी आधिकारिक तौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका की आज़ादी को मान लिया। दुनिया के नक्शे पर एक नया देश उभर चुका था। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि इस कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा तो अब शुरू होता है, क्योंकि इस क्रांति का जो असली असर था ना, वो अमेरिका की सरहदों के बाहर महसूस किया गया। इसने वाकई में पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया। अमेरिकी क्रांति का असर किसी लहर की तरह पूरी दुनिया में फैला। इसका सबसे पहला और सबसे बड़ा झटका लगा फ्रांस को, जो इस जंग में मदद करके दिवालिया होने भी कगार पर पहुंच गया था। ब्रिटेन और आयरलैंड में भी बड़े राजनीतिक बदलाव हुए, लेकिन शायद सबसे बड़ी बात ये थी कि इसने पूरी दुनिया में राजशाही यानी राजा के शासन के विचार को ही सीधी चुनौती दे दी। एक नए दौर की शुरुआत हो रही थी। फ्रांस पर तो इसका असर सबसे ज्यादा नाटकीय था। जो फ्रांसीसी सैनिक अमेरिका में लड़ने गए थे, वो जब वापस लौटे तो अपने साथ आज़ादी और लोकतंत्र के क्रांतिकारी विचार लेकर आए। ऊपर से अमेरिका की मदद करने में फ्रांस का खजाना पूरी तरह खाली हो गया था। और यही आर्थिक संकट कुछ ही साल बाद 1789 की फ्रांसीसी क्रांति की एक सबसे बड़ी वजह बना। उधर ब्रिटेन ने भी अपनी इस हार से बहुत बड़े सबक सीखे। पहला, ब्रिटेन में राजा की ताकत कम हुई और संसद की ताकत और बढ़ गई। दूसरा, भविष्य में ऐसे विद्रोहों से बचने के लिए उन्होंने भारत जैसे अपने दूसरे उपनिवेशों में कई प्रशासनिक सुधार किए। और तीसरा, एक और बगावत के डर से उन्होंने आयरलैंड को भी कुछ राजनीतिक रियायतें दी। लेकिन इन सबसे भी गहरा और सबसे टिकाऊ असर जो था, वो था वैचारिक सोच पर। अमेरिकी क्रांति ने साबित कर दिया था कि आम लोग बिना किसी राजा या महाराजा के एक बड़ा देश चला सकते हैं। इसने राजशाही के उस सदियों पुराने सिद्धांत पर सबसे करारी चोट की, जिसमें कहा जाता था कि राजा को शासन करने का हक भगवान से मिला है, और इसकी जगह इस विचार को हवा दी कि असली ताकत तो जनता में होती है। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि इस क्रांति की कौन सी गूंज आज भी सबसे मजबूती से सुनाई देती है? आज़ादी, लोकतंत्र और ये विचार कि असली ताकत जनता के हाथ में है, ये बातें आज की दुनिया को कैसे शक्ल दे रही हैं? यकीनन अमेरिकी क्रांति की विरासत आज भी दुनिया भर में महसूस की जाती है, जो हमें हमेशा याद दिलाती है कि शासन और अधिकार के असली मायने क्या हैं।